दोस्तों, कलाम साहब कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और आपकी बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। आज आदतों के बारे में इतनी बातें कही जा रही है, इतनी किताबें लिखी जा रही है, इतने सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को सदियों पहले ये पता चल चुका है कि एक इंसान जो कुछ भी है ना, वो है अपनी आदतों की वजह से, और आदतें बनाना पूरी तरह से एक इंसान के हाथ में है। लेकिन अगर हम अपनी अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो हमें पता तो होनी चाहिए ना कि हमें कौन सी आदत बनानी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन सब में कॉमन क्या होता है, उन सब की कॉमन आदतें क्या होती है, तो हम भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं और अपनी आदतें बना सकते हैं। और अगर एक बार हमारी आदतें बन गई तब तो चाहकर भी हम खुद को नहीं रोक पाते हैं, ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि एक इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि सक्सेसफुल लोगों की कॉमन आदतें क्या होती है। ऐसी कौन सी आदतें हैं जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन पाई जाती है। बहुत स्टडी और रिसर्च करने के बाद स्टीवन आर कोवे ने ये 7 आदतें हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन पाया और इसको इन्होंने डिटेल में समझाया है अपने बुक में, जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 7 आदतों को ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। आप एक बार ये देखने की कोशिश करो कि क्या ये 7 आदतें आपके अंदर है। अगर ये 7 आदतें आपके अंदर है तब तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर ये आदतें आपकी नहीं है या फिर कुछ आदतें आपकी है कुछ आपकी नहीं है, तो आप प्रैक्टिस के साथ इसे डेवलप कर सकते हो। और एक बार आपने अगर इसे डेवलप कर लिया तब तो सक्सेसफुल होना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फिर चलो हम एक एक करके इन 7 आदतों को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव। इसके बारे में ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ की जो सिचुएशन है ना, वो हमारे फ्यूचर को और हमारी लाइफ को तय नहीं करती है। हमारा फ्यूचर और हमारी लाइफ इस बात पर निर्भर करती है कि उस सिचुएशन में हम क्या डिसीजन लेते हैं और क्या करते हैं। यहाँ पर हमें एक पेपर में 2 सर्कल को ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल का नाम है सर्कल ऑफ कंसर्न और दूसरे का नाम है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सर्कल ऑफ कंसर्न है हमारी लाइफ की सिचुएशन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। बारिश ये हमें कभी बताकर नहीं आएगी और ये हमारे शेड्यूल को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। हम कहीं पर जा रहे हैं तो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कभी हमारी गाड़ी की टायर पंक्चर हो सकती है तो कभी फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। कभी हमारे फैमिली मेंबर में किसी का डेथ हो सकता है तो कभी हमारी नौकरी चली जा सकती है। ये सारी चीज है सर्कल ऑफ कंसर्न जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी लाइफ को डिसाइड नहीं करती है। ये हमारी लाइफ की सिचुएशन है, ये हमारी लाइफ नहीं है। अब हम लेते हैं दूसरे सर्कल को और इसका नाम है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और इसमें आ जाती है उस सिचुएशन के प्रति हमारा एटीट्यूड, हमारा डिसीजन जो कि पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होती है। लाइफ की सिचुएशन कभी हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन उस सिचुएशन में हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। और अच्छी बात ये है कि लाइफ की सिचुएशन हमारी लाइफ को डिसाइड नहीं करती है। हमारी लाइफ डिसाइड होती है उस सिचुएशन के प्रति हमारे रिस्पॉन्स से। जिंदगी जीने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक में आप रिएक्टिव हो सकते हो और दूसरे में प्रोएक्टिव। जो लोग रिएक्टिव होते हैं ना, वो अपनी लाइफ को फर्स्ट सर्कल के अनुसार जीते हैं, यानी कि सर्कल ऑफ कंसर्न, जो कि उनके कंट्रोल में नहीं होती है। और यही कारण है कि आप देखोगे कि ऐसे लोग ना हमेशा सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। अगर पानी पड़ जाए तो उनको प्रॉब्लम है और अगर पानी नहीं भी पड़े तो भी उनको प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को हमेशा चाहिए बसंत ऋतु, जब मौसम हमेशा प्लीजेंट हो। ऐसे लोगों के हाथ में ना एक रिमोट कंट्रोल होनी चाहिए जिससे कि ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल कर सके, फ्लाइट के मूवमेंट को कंट्रोल कर सके, दूसरों की सोच को कंट्रोल कर सके, क्योंकि ऐसे लोगों को दूसरों की सोच से भी प्रॉब्लम है। मतलब कि ऐसे लोगों को हर उन चीज से प्रॉब्लम है जिसे कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वहीं पर जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अनुसार। ऐसे लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम तो है, वो तो सबकी लाइफ में है, लेकिन करना क्या है वो बताओ। और इस तरह से ये लोग सिचुएशन को ब्लेम नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ऐसे लोगों का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि उस सिचुएशन में क्या बेस्ट किया जा सकता है और वो वही करते हैं। मैं आपको ना महेंद्र सिंह धोनी की एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि प्रोएक्टिव लोग कैसे होते हैं। I am as each and every individual is. We all feel the frustration, we all feel the irritation when things are not going our way. But what is important is,
does frustration lead to anything that is good for the team? What at that point of time, what I am thinking is what needs to be done. ये था फर्स्ट हैबिट, बी प्रोएक्टिव। आते हैं सेकेंड हैबिट के ऊपर, और वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसे मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर एंड का मतलब है आपका गोल, आपका डेस्टिनेशन। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो ना, सबसे पहले वो चीज आपके माइंड को पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि आपके काम की शुरुआत होगी एक क्लियर गोल से, एक क्लियर पर्पस से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने काम शुरू कर दिया लेकिन पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। जब आपके माइंड को आपका गोल पूरी तरह से क्लियर होता है ना, तब आपका ये माइंड आपको सही रास्ता दिखाती है और बताती है कि उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, जब भी आपको कहीं पर जाना होता है ना, तो उस समय अपने माइंड को ऑब्जर्व करना। आपका जो ये माइंड है ना, पूरा प्लान करेगा कि कब जाना है, कब वापस आना है, कितने दिन के लिए रहना है, कहाँ रहना है। ये सब आपके माइंड में चलते रहता है। क्यों चलते रहता है? क्योंकि आपके माइंड को आपका गोल पूरी तरह से क्लियर है। तो लाइफ में भी ना यही रूल अप्लाई होता है, क्योंकि लाइफ भी एक जर्नी ही है। और लाइफ की इस जर्नी में अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ पर जाना है, मेरा क्या गोल है, यानी कि आपको एंड के बारे में पता नहीं है, तो आप शुरुआत कैसे करोगे? तो आई थिंक कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि बिगिन विद द एंड का क्या मतलब है। इसे मोटा मोटी इस तरह से समझो कि आपका गोल आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, और जब आपका गोल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा तो आप सही तरीके से एक्शन भी लोगे। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसे सबसे पहले करना है। लेकिन ज्यादातर लोग ना ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। इस हैबिट को भी डेवलप करने का ना मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आप कभी भी अपने काम को ना अपने दिमाग में मत रखो। आपके पास जो भी काम है हमेशा उसे एक पेपर में लिख कर रखो। अब देखो, आपका जितना भी काम है वो आपके माइंड से निकलकर एक पेपर में आ गया। अब आप डिसाइड करो कि कौन सा काम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बस उसे सबसे पहले करो। आपने पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना है। उसमें बताया गया है कि 20% आपका जो काम है वो आपको 80% रिजल्ट देता है। तो हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन सा 20% काम है जो कि हमें 80% रिजल्ट दे सकता है। कहने का मतलब है कि मेरे पास कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे ज्यादा रिजल्ट दे सकता है, और यही है आपका फर्स्ट काम। जब हमारे माइंड को ये क्लियर हो जाता है ना कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, तब हम अपना पूरा एफर्ट और अपनी एनर्जी उस काम के ऊपर डाल देते हैं। देखो, ये है आइजनहोवर मैट्रिक्स। अपने काम को प्रायोरिटाइज करने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। आपके लिए जो भी काम इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है उसे सबसे पहले करो। जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है उसे बाद में कर लो, यानी कि उस काम को शेड्यूल कर दो। जो काम आपके लिए अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है उसे डेलीगेट कर दो, यानी कि किसी और की मदद ले लो उस काम को करने के लिए। और जो काम ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है उसे अवॉइड करो। जब इस तरह से आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपके लिए फर्स्ट काम कौन सा है। अगर इस हैबिट को मैं एक सिंपल लाइन में कहूँ ना, तो हम कहेंगे कि अपने काम को प्रायोरिटाइज करो और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसे पहले करो। चलो, 3 हैबिट हमने देख लिया। अब आते हैं चौथे हैबिट के ऊपर, और वो है थिंक विन विन। आज ज्यादातर लोग लाइफ को किस तरह से देखते हैं पता है? आप 3 इडियट मूवी की इस वीडियो क्लिप को देखो। साइलेंसर दिन में 18 घंटे रट्टा मारता था और एग्जाम्स की रात दूसरों को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करता था। उसका मानना था कि एग्जाम स्टॉप करने के 2 ही तरीके हैं, या तो खुद मार्क्स अच्छे ले आओ या दूसरों के कम कराओ। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। आज ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि लाइफ एक रेस है, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। अगर एग्जाम में टॉप करना है तो अपने मार्क्स बढ़ाओ और दूसरे के घटाओ। लेकिन क्या ये अप्रोच सही है? क्या जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी है? आप कह सकते हो कि हाँ, जीतने के लिए दूसरे का हारना तो जरूरी है, लेकिन दोस्त, ये सिर्फ खेल के मैदान में अप्लाई होती है। जिंदगी के मैदान में ये काम नहीं आती। आप दूसरे को हराकर टेम्पोररी बेसिस पर तो जीत सकते हो, लेकिन आप जीत कर भी हार जाओगे। आप जिंदगी में तभी जीतते हो जब आप विन विन के बारे में सोचते हो। खुद का भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। ये सोच कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। मुझसे जितना होगा मैं दूसरों की मदद करूंगा।
जिंदगी में आगे बढ़ने में मैं दूसरों का हेल्प करूंगा, ये आपको लाइफ में ऊपर उठाती है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो हमें विन लूज को छोड़कर विन विन को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि विन लूज मेंटेलिटी कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकती, आपको मन की शांति नहीं दे सकती। आप दूसरों को हराकर, दूसरों को नीचा दिखाकर, दूसरों का नुकसान करके कभी शांति से नहीं रह सकते। और अगर आपकी जिंदगी में शांति ही नहीं है तो क्या आप अपने आप को सक्सेसफुल कहोगे? मेरे ख्याल से अगर जीवन में शांति नहीं है ना, तो जीवन ही बेकार है। तो बस विन विन के बारे में सोचो, खुद का भला करो और दूसरों का भी भला करो। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। आज ज्यादातर लोग ना दूसरों की सुनना नहीं चाहते हैं, दूसरों को कन्विंस करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग हमें सुने, हमें समझे, लेकिन हम किसी की ना सुने। अगर आपके परिवार, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपका दोस्त, आपके पड़ोसी आपको नहीं सुन रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, तो पहले आप जो समझाना चाहते हैं, आप जो सुनाना चाहते हैं, उसको साइड में रखिए और सामने वाले के पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद अपना ओपिनियन बनाइए और सामने वाले को समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन आज हम करते क्या हैं? हमारे माइंड में जो पड़ा हुआ होता है, हम उसी को समझाने की कोशिश करते हैं। इससे सामने वाला कभी समझता नहीं है और बच जाती है तू मैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, आपको समझे, तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि आप उनको समझिए, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, आप उनकी सिचुएशन को समझिए और फिर उसके अनुसार आप समझाने की कोशिश कीजिए। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। एक चीज जो कि इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है ना, वो है हर इंसान का अलग होना, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और हम जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। इस दुनिया में हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, जीने का तरीका अलग है, तो दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस होना एक कॉमन सी बात है। अगर इसके बावजूद हम एक दूसरे के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करें और सिनर्जी बनाए रखें ना, तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक बच्चे बचपन में ज्यादातर चीजें अपने माँ बाप से सीखते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दोनों के ओपिनियन में बहुत अंतर आ जाता है। अब करें क्या? एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे की बात को काटें? तू गलत है, मैं सही हूँ, तू गलत कह रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ, क्या ये करें? या फिर सामने वाले को समझकर एक सिनर्जी बनाए रखें? दोनों में क्या अच्छा है, किस चीज से परिवार में खुशहाली बनी रहेगी, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या फिर सोसाइटी हो, सिनर्जी बनाए रखना आपका काम है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हो और इसका प्रूफ है कि अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो। दोस्तों, आप जिंदगी में ना अकेले बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी कोट है जो कुछ इस तरह से है, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो एलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। मतलब कि अगर आपको कहीं पर तेजी से पहुंचना है ना, तो अकेले चलो, लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक पहुंचना है तो सबके साथ चलो। आज जिंदगी में आप जहां पर भी हो ना, यहाँ तक आप दूसरों की मदद से ही पहुंचे हो। तो याद रखो कि अगर जिंदगी में और ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। इसीलिए सिनर्जी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट नंबर 7, शार्पनिंग द सॉ। इस पॉइंट को ना मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। दो दोस्त है, रमेश और सुरेश, दोनों एक ही कंपनी में काम करता है और दोनों का काम है लकड़ी काटना। रमेश 10 साल से उस कंपनी में काम करता है, वो बहुत ही मेहनती है, दिन भर में 10 घंटे काम करता है, लेकिन पिछले 10 साल से उसको एक भी प्रमोशन नहीं मिली है। उसका दोस्त सुरेश 1 साल पहले उस कंपनी को ज्वाइन किया है, वो दिन भर में सिर्फ 4 घंटे काम करता है, लेकिन 1 साल के अंदर ही उसे प्रमोशन मिल जाती है। अब रमेश को लगता है कि ये तो सरासर अन्याय है। वो उस कंपनी का पुराना एम्प्लॉय है, वो सुरेश से ज्यादा मेहनत भी करता है, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं देके सुरेश को प्रमोशन क्यों मिलनी चाहिए? इसी बात को लेकर वो कंपनी से शिकायत करता है, तो उसके बॉस बताते हैं कि सुरेश का परफॉर्मेंस तुमसे ज्यादा अच्छा है। वो 4 घंटे में उतना काम कर लेता है जितना कि तुम 10 घंटे में भी नहीं कर पाते हो। और वो रमेश को सलाह देते हैं कि तुम अपने दोस्त से बात करो और पता करो कि वो 4 घंटे में भी इतना अच्छा कैसे कर लेता है जितना कि तुम 10 घंटे में भी नहीं कर पाते हो। तो रमेश अपने दोस्त सुरेश से मिला और उसे यही सवाल किया। तो इस पर सुरेश ने जवाब दिया कि दोस्त, मैं वुड कटिंग का काम सिर्फ 4 घंटे करता हूँ, लेकिन मैं रोज अपना 2 घंटा कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाता हूँ। अब रमेश को समझ में आया कि सुरेश का परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों है। दोस्तों, क्या आपको समझ में आया कि ये हैबिट शार्पनिंग द सॉ क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने आप को काबिल बनाओ, और खुद को काबिल बनाने के लिए खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने आप को फिट बनाओ, एक्टिव बनाओ, नए नए चीज सीखो। आप जिस एरिया में आगे बढ़ना चाहते हो उस एरिया में खूब रिसर्च करो, फिर देखो आपकी ये हैबिट आपको कहाँ तक लेकर जाती है।
तो फ्रेंड्स, ये थी 7 आदतें जो कि ऑथर के रिसर्च के अनुसार ज्यादातर सक्सेसफुल लोग में कॉमन पाई जाती है। और अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो बस इसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। अगर लगातार 1 साल तक आपने इन 7 आदतों के ऊपर काम कर लिया ना, तो साल के अंत तक आप एक नए इंसान बन जाओगे। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज आपने जो कुछ भी सीखा उसे एक नोटबुक में लिख लो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। उसके बाद कुछ दिनों की बात है, आप खुद ही कहोगे कि जीतना तो है ही, क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। आई एम बोर्न टू विन।